तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पॉलिटी में पीछे PIQ क्वेश्चन का 39 PIQ क्वेश्चन को हम लोग डिटेल एनालाइज किया था और आपको पता है कि 1 PIQ के साथ 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ। और आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं, अभी लड़की का फोटो होगा तो दनादन लाइक होता है, ठीक है। तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, हमको पता है, पता नहीं क्यों नहीं किया है। और फिर बोलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम ही नहीं निकलता है। भाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना कि मैं ऐसे ही फालतू कोई क्वेश्चन नहीं देखता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और लोग बोलते हैं ना कि आजकल एग्ज़ाम डेंजर आ रहा है। अरे डेंजर आ रहा है इसलिए तो मैंने इस तरह दिया है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको डिटेल एनालाइज करके कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि आपका अगर हार्ड क्वेश्चन भी शिफ्ट आ जाए, अगर कथन भी आ जाए, तो आपको जो भी ये मैं फैक्ट दे रहा हूँ वो कथन वाले ही फैक्ट हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। जब एग्ज़ाम आएगा ना, अगर आप पढ़ के जाते हैं और जब एग्ज़ाम आएगा ना तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ उसमें कितना दम था। और ऐसे ही मैं नहीं, मेरा एक चीज़ है कि मैं जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देता हूँ वो मेरा निकल जाता है, उसमें रिजल्ट हो जाता है मेरा। बस यही है कि मेरा ऑफ़लाइन वाले एग्ज़ाम में कभी नहीं एग्ज़ाम होता है। ऑफ़लाइन जब एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरा निकलता ही नहीं, पता नहीं उसमें मैं टिक करने में गलती करता हूँ या क्या साइन करने में, कहीं ना कहीं मेरा गलती हो ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ये है। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे इतना अच्छा आपको क्लास दे रहा हूँ, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना ही शेयर करते। शेयर तो दूर है, शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अभी किसी लड़की का फोटो छमिया डांस देखना हो तो लाइक दनादन स्टेटस लगाएंगे, वो लगेंगे। अरे आपको भाई, आपका अपना भाई, उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमको मोटिवेशन कैसे आएगा। अरे मैं नहीं मानता कि आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ऑलरेडी मैं पैसा कहीं और से कमाता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप लाइक वाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन चाहिए, तो लगेगा ना हाँ बच्चे की मतलब जो भी हैं जुड़े हुए वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा अलग ही फील आता है अंदर से। तो ये आप कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जाए या ना जाए। मुझे 10 लड़के भी लाइक करते हैं तो वही हम मेरे लिए बेटर है कि 10 लोग के लिए ही मैं बनाऊँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच का सही अंतर करता है। यानी मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच का सही अंतर कौन करता है, तो वह है मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल में मतलब कितने में बड़े बड़े नेता होते हैं और परिषद में मतलब कोई भी मंत्री चल जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें कि मंत्री परिषद काउंसिल मिनिस्टर में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 होती है। कौन कौन? कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिमंडल का शब्द प्रयोग पूरे संविधान में केवल एक बार किस अनुच्छेद में हुआ है, तो वह है अनुच्छेद 352, ठीक। फिर बोले कि मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो है आपकी मंत्रिपरिषद की। और 352 में आपातकाल वाला भी है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो होता है राज्य विधानसभा के। फिर बोले कि किचन कैबिनेट क्या होता है, तो किचन कैबिनेट होता है प्रधानमंत्री के सबसे करीबी विश्वसनीय मंत्रियों का छोटा सा समूह। ये याद रखिएगा, किचन कैबिनेट कभी पूछ देना तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि किचन कैबिनेट भी होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन ना कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब एनालाइज वाले क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को प्रभावित करता है, तो ये बहुत पूछता है। अनुच्छेद 110। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक का सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में, ठीक। और राज्यसभा को उससे रिलेटेड नहीं है, उसको केवल दे देना होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है, केवल रोकने का है कितने दिन तक, 14 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता वो, उसको पारित करना ही होगा,
ठीक। फिर बोले कि क्या धन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश होता है, क्योंकि उनकी अनुमति होगा तभी जाकर पेश होता है, तो फिर वीटो लगाएंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112। लेकिन कभी पूछ दे कि बजट, केवल बजट बोल दे ये बजट, तो बजट का कहीं भी संविधान में नहीं है प्रयोग, उसका नाम पे क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक। तो बजट, इसी को बजट बोलते हैं, लेकिन बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है संविधान में। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर सामान्यतः कौन सी सरकार कानून बनाती है, तो बनाती है राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य 7वीं अनुसूची को किस सूची का विषय है, तो यह है कौन सी, तो यह है आपका राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग और रक्षा किस सूची के विषय में है, तो यह है संघ सूची, ठीक। और बोल रहे कि वन और शिक्षा किस सूची के विषय है, तो यह है समवर्ती में। अगला क्वेश्चन है कि यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र के और राज्य दो कानून में टकराव हो तो किसका कानून प्रभावित है, तो यह केंद्र का होगा, ठीक है, राज्य का नहीं बल्कि केंद्र का होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बना सकती है, तो वो होता है आपातकाल के दौरान या राज्यसभा के प्रस्ताव पर, ठीक। क्योंकि राज्य सूची वाला तो राज्य बनाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान केंद्र भी बना सकता है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव मूल के व्यक्तियों को नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 8। फिर ठीक, अगर अब पता है कि 5 से 11 तक है नागरिकता से संबंधित। फिर अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत ने से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 7। फिर अगर पूछ दे कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 6। फिर पूछे कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद आपके 9, याद रखिएगा। अगर आप जाके नेपाल में रह जाते हैं तो आपका नागरिकता ख़त्म हो जाएगा इंडिया से, अगर आप नेपाल की नागरिकता ले लेते हैं तो। OCI जिसका होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की थी, तो ये था 2005 में। फिर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना, ठीक। आगे देख सकते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, तो है जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मतलब जहाँ टकराव हो जाए तो वहाँ राष्ट्रपति अपने विवेक से कर सकता है, नहीं तो सब तो बस ऐसे ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने का अधिकार सामान्यतः नहीं है, यह किस अनुच्छेद से स्पष्ट होता है, तो अनुच्छेद 74। देख रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति का कोई केवल राष्ट्रपति है लेकिन अपने काम से नहीं कर सकता है, बस मंत्री के जो कहेगा वही करेगा, तो क्या ही मतलब बनाया है, सब केवल कहने का राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12। फिर बोल दे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। फिर बोले कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 61 में है। फिर बोल दे कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन था, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग कि संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है, तो अभी जस्ट मैंने इससे पीछे बताया कि वो है पाकिस्तान से, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता के लिए कट ऑफ तारीख क्या थी, तो वो था आपका 19 जुलाई 1948। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया था, तो सबको पता है 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया था, तो आपको पता है 26 जनवरी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के प्रावधानों को संविधान में कब से प्रभावी माना जाता है, तो ये माना जाता है 26 नवंबर 1949 से ही। फिर बोला है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में है या नहीं, तो नहीं है भाई, एकल नागरिकता है, ठीक।
अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नागरिकता से वंचित करने का आधार क्या हो सकता है, तो धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना या देशद्रोह। अगर धोखाधड़ी से करते हैं तो आपको छीन लिया जाएगा और फिर आपको देशद्रोह करा दिया जाएगा। और आपको पता है कि लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संसद को कुछ विषयों पर संबंधित मामलों के न्याय निर्णय हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से अनुच्छेद 323 के अंतर्गत आता है? तो देखिए क्या क्या आता है। कराधान, विदेश मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम क्वेश्चन कि अनुच्छेद 323 ए के केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। ये आपका एक फैक्ट हो गया कि अनुच्छेद 323 के केवल प्रशासनिक न्यायाधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित हैं। फिर अगला देखते हैं कि न्यायाधिकरण को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो किस भाग में जोड़ा गया है, तो भाग ये कौन सा है, तो 14 का ए, भाग 14 का ए है न्यायाधिकरण से संबंधित। फिर पूछ दे क्वेश्चन कि न्यायाधिकरण को किस समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति में। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुआ था 1985 में। आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय न्यायाधिकरण के आदेश को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जाती है, तो हाँ दिया जाता है चंद्र कुमार मामले के बाद। ठीक, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 323 के बी के तहत न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, तो वह है आपके संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम कि बोला है कि भारत में लोक अदालतों द्वारा प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों पर सुनवाई नहीं की जाती है, तो वो किया जाता है हत्या के मुकदमे पर। ठीक, बोला है कि लोक अदालतें केवल समझौता योग्य दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। सही है। लोक अदालतों को किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो वह है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। फिर बोले कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ क्या अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है, ये पूछ रहा है। लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, तो नहीं, जब यह अंतिम और बाध्यकारी होता है। अस्थायी लोक अदालत किस क्षेत्र के मामले के लिए होता है, तो आपको पता है कि सार्वजनिक जितने भी होते हैं, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं जैसे बिजली पानी, तो इसमें लोक अदालतें होती हैं। फिर अगर पूछते हैं कि लोक अदालतों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है आपका सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायिक अधिकारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता है, तो समय समय पर आमतौर पर 4 बार। ठीक, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो वह था आपका अनुच्छेद 31 में। ठीक, और ये क्वेश्चन है कि 25वें संशोधन 1971 ने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया था, लेकिन इसे पूर्णतः कौन से अनुच्छेद में जी, तो 44वें संशोधन 1971 द्वारा क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब संविधान के किस भाग में है, तो आपको पता होना चाहिए ये 12वें भाग में है। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो केवल एक कानूनी अधिकार है। ठीक, आगे क्वेश्चन है या संवैधानिक अधिकार भी बोल सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अब संपत्ति का अधिकार को रखा गया है, तो अनुच्छेद 301 के तहत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाने के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे मोरारजी देसाई। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने निम्नलिखित से किन विशेष अधिकारों को समाप्त करने में आने वाली विधिक बाधाओं को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया था, तो वो क्या था, पूर्वी रियासतों के शाही भत्ते यानी प्राइवी पर्स। अगला क्वेश्चन है कि प्राइवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है,
26वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया था, प्रिवी पर्स। अगला क्वेश्चन है कि रियासतों के राजाओं के विशेष अधिकारों को समाप्त करने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो वही हैं आपके इंदिरा गांधी थे। बोला कि रियासतों के भारत के विलय समय राजाओं को दी जाने वाली निश्चित राशि क्या कहलाती थी? तो वही थी आपकी प्रिवी पर्स। ठीक, बोला कि किस अनुच्छेद को हटाकर प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 291 से 362। अगला क्वेश्चन कि प्रिवी पर्स की समाप्ति को किस आधार पर सही ठहराया गया था? तो वह था आपका समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग कि ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है इसमें पंचायती क्षेत्र के सभी बेशक मतदाता शामिल होते हैं और इसकी भूमिका राज्य के कानून द्वारा परिभाषित होती है। ठीक, आगे क्वेश्चन कि ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी की इकाई है। ये पूछता है ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी की इकाई बोला जाता है। आगे की अगर पूछे कि ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 243 के में है। फिर पूछते हैं कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ये राज्य कानून के अनुसार आमतौर पर 2 या 4 बार होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपका आयु होना चाहिए 18 वर्ष, मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और बजट पर चर्चा कौन करता है? तो ये आपका कौन करता है? ग्राम सभा करता है। फिर बोले कि क्या ग्राम सभा एक निर्वाचित निकाय है? तो मेरा मानना है कि नहीं, यह एक अस्थायी निकाय है जिसमें सभी योग्य ग्रामीण शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? तो वह है आपका पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभाग को सूचना मांगने की शक्ति देता है। सही है। एक और क्वेश्चन है कि आरटीआई कानून भारत में किस तारीख से प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 से। सूचना प्रदान करने पर अधिकारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? सूचना प्रदान न करने पर तो उस पर 250 प्रतिदिन, अधिकतम 25,000। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 10 सदस्य हो सकते हैं। क्या निजी संस्थाएं सीधे आरटीआई के दायरे में आती हैं? नहीं, केवल वे जिन्हें सरकार से प्राप्त वित्त मिलता है। फिर बोले सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है? तो अनुच्छेद 19(1) भाषण और अभिव्यक्ति है। ठीक, आगे हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं? तो वह है 6। ठीक, फिर बोले वर्तमान में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये इसको याद रखिएगा। ठीक, कि कौन कौन राज्य में है? तो देखिए उत्तर में यूपी और बिहार, बीच में महाराष्ट्र और नीचे में कौन कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आपको पता है आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना है, तो ये याद रखिए कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, नीचे में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बीच में महाराष्ट्र है और ऊपर में यूपी और बिहार है। ठीक, जिनमें क्या है? द्विसदनीय विधायिका है, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद के गठन या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपके 169 में। ठीक, फिर अगर पूछे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का आता है? तो होता है 6 वर्ष का। आगे क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग करता है। अगर क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकता है? तो हो सकता है 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक, अगर आगे बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का धारक डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी नागरिक। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि ओसीआई कार्ड धारकों
को आजीवन वीज़ा की सुविधा मिलती है, ये सही है। आगे क्वेश्चन है कि क्या ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में मतदान करने का अधिकार है? तो नहीं, ये इनका नहीं है। ठीक। क्या ओसीआई धारक भारत में कृषि भूमि खरीद सकते हैं? तो ये भी नहीं कर सकते हैं। ठीक। आगे क्वेश्चन कि ओसीआई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2005 में किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि ओसीआई कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक का मूल क्या होना चाहिए? तो भारतीय मूल, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि पहले ये भी तो माना जाता था ना। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता होने के बावजूद ओसीआई को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है छम दोहरी नागरिकता, स्यूडो ड्यूअल, मतलब दोहरी, एक प्रकार से मतलब दोहरी नागरिकता ही मानता है, लेकिन क्या बोलते हैं स्यूडो, जो कि झूठा माना जाता है, मतलब झूठ पटाल के, आप लोग जैसे अपने भाषा में झूठ पटाल के बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने विधायकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो वह कौन सा? 104वां संशोधन। देख रहे हैं, इस संशोधन 104वां द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामकरण को समाप्त कर दिया गया। सही है। ठीक। आगे क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो है 84। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो है 47। लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 332 में है। बोला कि क्या राज्यसभा में जातियों के आधार पर आरक्षण होता है? तो नहीं, ये जातियों के आधार पर नहीं होता है राज्यसभा में। ठीक। लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332, याद रखिएगा। अगर यह क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राज्य सरकार में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए राज्य विधानसभा। ठीक। अगर यही में फैक्ट आ जाए कि केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। इसमें क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। ये क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए 15%। अगला क्वेश्चन है सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूरी परिषद एक साथ तैरती और डूबती है, ये सत्य है असत्य? ये सही है भाई। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो वो करते हैं अनुच्छेद 356 के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है आपकी पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के। अगला क्वेश्चन कि 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। सही है। अगला क्वेश्चन है कि इस अनुसूची में पंचायतों के कार्य के लिए कुल कितने विषय दिए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए 29 विषय थे। ठीक। अगला क्वेश्चन कि पंचायतों के चुनाव में कौन करता है? पंचायतों के चुनाव कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करना अनिवार्य है, यह सत्य है असत्य? तो यह क्या है? सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के प्रमुख को उत्तर भारत में सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है मुखिया या सरपंच बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि 2024 में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रमुख सिद्धांत पर बल दिया था? तो वह था केवल दुर्लभ या महत्वपूर्ण संसाधन ही राज्य के अधिग्रहण को उचित ठहराते हैं, ये बोला था। ये बोलता है कि यह निर्णय निजी संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 39B और 39C की व्याख्या से संबंधित था। ठीक है।
बोल रहा है कि किस राज्य की क्या राज्य की किसी भी निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित के नाम पर बिना शर्तों के छीन सकता है? तो नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 24 के फैसले के अनुसार संशोधन का महत्वपूर्ण होना चाहिए, आवश्यक है। अनुच्छेद 31C का उद्देश्य किन सिद्धांतों को लागू करता है? तो अनुच्छेद 39 के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में स्पष्ट है? तो यह है आपका 300A। अगला क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन मामला संविधान की किस अनुसूची की न्यायिक समस्या से जुड़ा है? तो 9वीं अनुसूची से। ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद डैश डैश से मिलाकर बनी है, तो किससे किससे मिलते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। आगे क्वेश्चन है कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि संसद का गठन 79 के तहत होता है। संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को, या ये सबको पता है। फिर बोला है कि संसद का उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा को। आगे क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है? तो नहीं, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। राज्यसभा का पदन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, ये याद रखिएगा। ठीक। आगे का क्वेश्चन देखें। बोल रहा है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो है भाग, ये कौन सा है? 21वां है। ठीक। बोला है कि भाग 21वां अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों से संबंधित है। नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है आपका अनुच्छेद 371 के। असम के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 371 के बी। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 371 डायरेक्ट। फिर बोले कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद दर्जा किस अनुच्छेद 331 के तहत मिला है? तो ये तो आंसर ही था। ठीक है। ये आपका बोले कि अनुच्छेद 370 जो अब निरस्त हो चुका है किस राज्य से संबंधित? तो सबका पता है, जम्मू कश्मीर था। अगर कोई पूछे अगला क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो है आपका 330, ये याद रखिएगा। फिर कोई पूछे विधानसभा में, ये देखिए ये डायरेक्ट है कि विधानसभा में SC/ST का आरक्षण उल्लेख 332 में। ठीक है, याद रखिएगा SC/ST का आरक्षण का उल्लेख किसमें है? तो 332 में है। ठीक। आगे क्वेश्चन आते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियो के नामकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? तो ये था आपके अनुच्छेद 331 में, लेकिन अब क्या हो गया? खत्म है। आगे क्वेश्चन है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियो के नामकरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? तो यह है अनुच्छेद 333, अभिन्न क्या है? निरस्त है। ये लोकसभा था 331 और 333 विधानसभा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में है? 334। फिर बोले कि लोकसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो किस में? लोकसभा में तो 84 है। अगर कोई पूछ दे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? तो यह है 47 है। अभी जस्ट पीछे दिया था मैंने शायद। तो चलिए ये हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग 60 तक किए, अगला हम 61 से शुरू करेंगे। तो लाइक कोई कर लेना अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ही लेना। ठीक है, तो चलिए इतना ही। धन्यवाद।